जी, नेक्स्ट आता है बेटा हमारा संरचना के आधार पर, यानी संरचना के आधार पर क्रिया के भेद करेंगे अब हम। तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं? इसके 5 भेद होते हैं। पहला सामान्य क्रिया, फिर संयुक्त क्रिया, तीसरा आता है नाम धातु क्रिया, फिर प्रेरणार्थक क्रिया एंड लास्ट में पूर्वकालिक क्रिया। ये संरचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं। तो सबसे पहले देखिए सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में क्या होगा कि वाक्य में जहाँ एक ही क्रिया का प्रयोग होता है वह सामान्य क्रिया होती है। यानी कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें एक काम के होने का बोध हो, वहाँ पर सामान्य क्रिया होगी। जैसे माँ ने खाना बनाया, यानी खाना बनाने का एक ही काम हुआ है यहाँ पर। दादी मंदिर गई, यानी दादी के द्वारा मंदिर जाने का काम किया गया। तो यहाँ पर भी एक काम है और यहाँ पर भी एक काम है। तो जहाँ पर एक ही क्रिया का प्रयोग होगा वहाँ पर सामान्य क्रिया होगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होगा? संयुक्त का मतलब होता है इकट्ठा। तो इकट्ठी तो चीज़ें 2, 3, 4 होंगी तभी इकट्ठी हो सकते हैं। एक अकेली चीज़ कभी इकट्ठी नहीं होती। तो संयुक्त क्रिया यानी जहाँ पर 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। यानी ऐसे सेंटेंसेस, अब इसको आपने ध्यान से देखना है कि ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पर काम तो एक ही होगा लेकिन क्रियापद 2 आएंगे, वहाँ पर संयुक्त क्रिया होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रियापद 2 कैसे आएंगे, काम एक कैसे होगा? तो ये सेंटेंसेस देखिए कि दादाजी तीर्थ यात्रा करके लौट आए। दादाजी तीर्थ यात्रा करके लौट आए। तो इसमें देखिए कि कितने काम हुए हैं। काम तो देखा जाए तो एक ही हुआ है, तीर्थ यात्रा पर जाने का। दूसरा, जैसे चाचा जी ने नई कार खरीद ली, इसमें भी एक ही काम हमें दिखाई दे रहा है कि चाचा जी ने नई कार खरीदी है। ठीक है। तो यहाँ भी एक काम हुआ है, यहाँ भी एक काम हुआ है, लेकिन क्रियापद जो हैं वो 2 आए हैं। कैसे? देखिए कि दादाजी तीर्थ यात्रा करके लौट आए। अब यहाँ पर अगर हम इस लौट में ना प्रत्यय लगाते हैं और यहाँ पर ना प्रत्यय लगाते हैं तो क्रियापद हमारे पास कितने आ रहे हैं? 2। अब यहाँ तो बनाया यानी बनाना, एक ही क्रिया आई। मंदिर गई यानी जाना, यहाँ भी एक क्रियापद आया है। ये जो वर्ड है वो पद कहलाते हैं ये अपने आप में, यानी शब्दों का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो पद ही बन जाते हैं। तो 1, 2, 3 पद हैं। यहाँ भी 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर 4 पद हैं, लेकिन क्रिया तो यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर भी एक है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ क्रियापद कितने आए हैं? लौटना, आना, 2 क्रियापद हो गए। चाचा जी ने नई कार खरीद ली, खरीदना और लेना यानी 2 क्रियापद। यानी जिस वाक्य में एक क्रिया होगी, अब देखिए यहाँ पर एक क्रिया हुई है, यहाँ भी एक क्रिया हुई है, कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया होगी लेकिन क्रियापद जहाँ पर 2 होंगे वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि जहाँ भी 2 क्रियापद आ जाएं, काम 2 नहीं होने चाहिए, काम तो एक ही होगा, लेकिन जहाँ क्रियापद 2 आ जाएं वहाँ पर संयुक्त क्रिया होगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया कौन सी होती है? जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची शब्दों से बनती हैं उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा से मिलकर बनती हैं, जो सर्वनाम से बनती हैं, जो विशेषण से बनती हैं और जो अनुकरणवाची। अनुकरणवाची कौन से होते हैं? जो वर्ड रिपीट होते हैं। जैसे हिन हिन से हिन हिनाना हो गया, भिन्न भिन्न से भिन्न भिनाना हो गया,
खटखट से खटखटाना हो गया, तो वो अनुकरणवाची कहलाते हैं ऐसे वर्ड्स। बाकी संज्ञा सर्वनाम विशेषण आप जानते ही हैं, जैसे रंग वर्ड है, ये क्या है, अपने आप में संज्ञा है, और इसमें जब हम, और क्रिया कैसे बनती है, किसी भी वर्ड में जब हम ना प्रत्यय लगाते हैं तभी क्रिया बनती है। तो जैसे ही हमने इसमें ना प्रत्यय लगाया, क्रिया क्या बन गई, रंगना। हाथ, हाथ से क्या बनेगी, हथियाना। लात, लतियाना। शर्म, शर्माना, यानी ये संज्ञा से बनी है। ऐसे ही ये विशेषण से अपना, अपनाना, सॉरी सर्वनाम से। फिर विशेषण से देखिए, गरम, गरमाना, चमक, चमकाना, चिकना, चिकनाना, मोटा, मोटियाना। ठीक है, तो जो क्रिया है संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अनुकरणवाची शब्दों से मिलकर बनेगी, वो नाम धातु क्रिया कहलाएंगी। तो आपने ये टेबल बेटा अपने आप लर्न करनी है। ये देखिए, आपको चारों के अलग अलग भेद जो हैं वो टेबल के थ्रू समझाए गए हैं, तो इसको आपने लर्न करना है कि कैसे इन शब्दों से ये क्रियाएं बनती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा कि जब कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी दूसरे से करवाए या करने को प्रेरित करे, तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी जिस वाक्य में हमें पता चले कि कर्ता जो है वो खुद काम नहीं कर रहा है, बल्कि किसी दूसरे से करवा रहा है या किसी दूसरे को करने की प्रेरणा दे रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। इसमें कर्ता खुद काम नहीं करेगा। जैसे दादी माँ से पैर दबवाती हैं, यानी दादी जो है वो अपने पैर खुद नहीं दबा रही हैं, बल्कि माँ से दबवा रही हैं, यानी कर्ता जो है वो इसमें दादी होगी। वो खुद काम नहीं कर रही हैं, बल्कि किसी और से करवा रही हैं। मालिक नौकर से गाड़ी धुलवाता है, इसमें कर्ता कौन होगा, मालिक होगा। यानी नौकर जो है वो मालिक के आदेश पर गाड़ी धो रहा है, तो इसमें मालिक जो है वो कर्ता होगा कि वो खुद काम नहीं कर रहा है, बल्कि किसी और से करवा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रेरणार्थक क्रियाएं होंगी। इसमें भी दो भेद होते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के, कि प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होगा कि जिसमें यही आएगा कि जिसमें कर्ता खुद काम नहीं करता, बल्कि किसी दूसरे से करवाता है। और द्वितीय में क्या होगा कि जिसमें कर्ता जो है किसी को काम करने की प्रेरणा देता है। ठीक है, तो अभी आपने इसमें प्रेरणार्थक क्रिया ही करना है और इसके सिर्फ ये दो भेदों के नाम करने हैं। अब देखो आगे आपको इसकी टेबल भी दी हुई है कि कैसे क्रिया जो है वो प्रथम प्रेरणार्थक में कन्वर्ट होती है और कैसे द्वितीय में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होगा कि मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई अन्य क्रिया हो चुकी होती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्व का अर्थ क्या होता है, पहले, यानी कोई ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले आती है तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्वकालिक। इसमें क्या होगा कि इसमें किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में दो काम होंगे और दोनों में से जो पहला आएगा वो पूर्वकालिक कहलाएगा, दूसरा काम जो है वो मुख्य क्रिया कहलाएगा। और पहला काम जब समाप्त हो जाएगा, जब खत्म हो जाएगा, तभी दूसरा स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी कोई भी सेंटेंस होगा उसमें दो क्रियाएं होंगी, तो जो पूर्व मतलब पहले, जो पहले वाली होगी वो पूर्वकालिक कहलाएगी और जो सबसे लास्ट में होगी वो मुख्य क्रिया कहलाएगी। अब जैसे देखिए, रश्मि खेल कूद कर थक गई। अब यहाँ पर दो क्रिया हुई ना, खेलना, कूदना और थकना। अमन कहानी सुनकर खेलने गया।
यहाँ पर दो क्रिया क्या हुई, पहला काम हुआ कहानी सुनना और दूसरा खेलने गया, यानी दो काम किए यहाँ पर। तो अब जब मैंने आपको जैसे कि बताया कि जब पहली क्रिया समाप्त हो जाएगी तभी दूसरी स्टार्ट होगी, यानी इसमें पहला काम खत्म हो जाएगा तो दूसरा स्टार्ट होगा, पहला काम कंप्लीट होगा, दूसरा जो है वो अनकम्प्लीट होगा, यानी अपूर्ण होगा, अधूरा होगा। अब जैसे खेल कूद कर, यानी जब वो उसने खेलना कूदना खत्म कर लिया था तब वो थकी थी। ऐसे ही कि अमन जो है वो खेलने कब गया, जब उसने कहानी सुन ली थी, यानी क्रिया समाप्त हो गई थी। ठीक है, तो इसमें थक गई जो है वो बाद में आया है, तो मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट में आएगा वो क्या कहलाएगा, मुख्य क्रिया। यहाँ पर थक गई वर्ड क्या है, मुख्य क्रिया। ठीक है, और इधर खेलने गया ये क्या है, मुख्य क्रिया। और पहले कौन सी क्रिया आई, कहानी सुनकर, ये क्या आएगा, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, इधर खेल कूद कर, यानी ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, अब आप लोग जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया में पजल हो जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल दोनों डिफरेंट होती हैं। कि संयुक्त क्रिया में मैंने आपको बताया था कि काम एक होगा लेकिन क्रियापद दो होंगे, लेकिन पूर्वकालिक क्रिया में दो काम होंगे। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसके आगे आपको ये जो दिया हुआ है पाठ का सार, एक बार इसकी रीडिंग भी ले लेना बेटा, क्योंकि आपका ये शॉर्ट में दिया हुआ है चैप्टर का। ठीक है, आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है, अगर आपको नहीं समझ आया है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके बता देना। और इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज ज़रूर कर लेना और अच्छे से इसको लर्न कर लेना। और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपके सिर्फ यही नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना, एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा, कंप्लीट चैप्टर और कंप्लीट डेफिनेशंस आती हैं, इसलिए ये वाले क्वेश्चंस लर्न ना करें आपने कंप्लीट चैप्टर जो है वो लर्न करना है। थैंक यू बेटा।